जो औरतों ने ब्रेस्ट फीडिंग ना किया हो या जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर हो, यानी उनकी मम्मी, दादी, आंटी, नानी जो या बहन जिनके फैमिली हिस्ट्री में अगर ब्रेस्ट कैंसर हो, तो ऐसी औरतों को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। गर्दन पर आप पूरी तरह से और कॉलर बोन पर हाथ लगाकर पूरी गर्दन के पीछे तक देखिए कि आपको कहीं कोई गांठ नजर आती है या नहीं। अगर आपको किसी किस्म की गांठ लगती है तो तुरंत आपने जाकर अपने डॉक्टर से सलाह लेना है। अगर किसी कैंसर को बड़ा होकर हाथ में पैल्पेबल होना है तो उसको एटलीस्ट एक जवार या एक चने, छोटे चने के साइज का होना चाहिए। मगर इससे भी पहले अगर हम उस गांठ को पकड़ लेते हैं तो फिर उसमें औरत की जिंदगी की लाइफ स्पैन बड़ी रहती है। उसको जल्दी हटाने से पूरा ब्रेस्ट लूज करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई और सस्पिशियस लीजन रहा तो ही फिर हम MRI बताते हैं, यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसकी खूबी ये है कि आपकी बॉडी को रेडिएशन एक्सपोजर कुछ नहीं देता है और मैग्नेट्स के दौरान हम ये पता कर लेते हैं, 15 मिनट में रिपोर्ट आ जाती है जिसमें पता चलता है कि ब्रेस्ट में कोई खराबी है या नहीं। जितना जल्दी आप ब्रेस्ट के प्रॉब्लम्स को पकड़ेंगे उतना जल्दी आपका ब्रेस्ट का इलाज होगा और उतना स्प्रेड अगर कम होगा बॉडी में तो उतनी आपकी लाइफ स्पैन बड़ी रहेगी। नमस्ते, मैं डॉक्टर अंजना धानू, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, एक स्त्री रोग तज्ञ हूँ और मैं अलग अलग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में मुंबई में लास्ट 30 सालों से काम कर रही हूँ। आज एक डॉक्टर होने के नाते मुझे लगता है कि सब व्यूअर्स को, हर औरत ने किस तरह से अपने खुद का सेहत का ख्याल रखना चाहिए ये सुनना बहुत मुनासिब है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और आपको पहले इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि औरतों ने किस तरह से कर्क रोग या अलग अलग प्रॉब्लम्स जो औरतों में होते हैं उनका कैसे ख्याल करना चाहिए, किस तरह की जांच करनी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। पहले है ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में औरतों में पाया जाता है और उन औरतों में ज्यादा है जो सिगरेट का सेवन करते हैं, एक्टिव या पैसिव। एक्टिव यानी खुद सेवन करती हो या उनकी फैमिली में मेंबर्स है जो कंटिन्यूसली स्मोक करते हो सालों साल, तो उतना ही रिस्क उनका बढ़ जाता है। जो औरतों ने ब्रेस्ट फीडिंग ना किया हो या जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर हो, यानी उनकी मम्मी, दादी, आंटी, नानी जो या बहन जिनके फैमिली हिस्ट्री में अगर ब्रेस्ट कैंसर हो, तो ऐसी औरतों को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हम कहते हैं कि क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर इतना कॉमन है, क्यों ना हम हर उस औरत की जांच करें। और हम कहते हैं कि 35 साल के बाद हर औरत ने अपनी खुद की जांच करना शुरू करना है। तो पहली जांच क्या है? सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, यानी खुद अपने ब्रेस्ट की जांच करें। वो कैसे कि हर 15 दिन में आप अपने बाथरूम में अकेले में आपको खुद को वेस्ट तक बेयर करके आपने कमर पे हाथ रख के देखना है कि दोनों ब्रेस्ट का साइज क्या है। नॉर्मली जो राइट हैंडेड वुमेन होते हैं उनकी राइट ब्रेस्ट का साइज थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि उनकी राइट मसल थोड़ा सा ब्रेस्ट के पीछे का बड़ा होता है। फिर उन्होंने अपने फ्लैट ऑफ द पाम से ब्रेस्ट को छू कर देखना है कि कहीं कोई गांठ नजर आती है, यानी दोनों तरफ। फिर निप्पल को स्क्वीज करके देखो कि किसी किस्म का डिस्चार्ज आता है या नहीं। फिर आप अपने हाथ से बगल में हाथ डालकर देखिए कि कहीं भी आपको किसी किस्म का लंप या कोई गांठ नजर आती है या नहीं। फिर अपने हाथों से अपनी गर्दन पर आप पूरी तरह से और कॉलर बोन पर हाथ लगाकर पूरी गर्दन के पीछे तक देखिए कि आपको कहीं कोई गांठ नजर आती है या नहीं। अगर आपको किसी किस्म की गांठ लगती है तो तुरंत आपने जाकर अपने डॉक्टर से सलाह लेना है। अगर गांठ नहीं भी लगती है तो हम कहते हैं कि 35 साल के बाद हर 3 साल में आपने एक जांच करना जरूरी है। और वो क्या जांच है? क्योंकि अगर किसी कैंसर को बड़ा होकर हाथ में पैल्पेबल होना है तो उसको एटलीस्ट एक जवार या एक चने, छोटे चने के साइज का होना चाहिए। मगर इससे भी पहले अगर हम उस गांठ को पकड़ लेते हैं तो फिर उसमें औरत की जिंदगी की लाइफ स्पैन बड़ी रहती है। उसको जल्दी हटाने से पूरा ब्रेस्ट लूज करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि क्या जांच करनी चाहिए। तो एक है सोनोग्राफी, यानी ब्रेस्ट की आप सोनोग्राफी कीजिए 3 साल में एक बार। उसके साथ में अगर सोनोग्राफी में कुछ नजर आता है तो एक मैमोग्राफी कर लीजिए। मैमोग्राफी क्या है? मैमोग्राफी एक एक्सरे है जो 2 ब्रेस्ट को हम कंप्रेस करके देखते हैं और अगर कोई गांठ नजर आई तो उसमें फिर हम फाइन नीडल एस्पिरेशन यानी नीडल डालकर चेक कर सकते हैं या पूरी गांठ को निकालकर जांच के लिए भेज सकते हैं। अगर कोई और सस्पिशियस लीजन रहा तो ही फिर हम MRI बताते हैं, यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसकी खूबी ये है कि आपकी बॉडी को रेडिएशन एक्सपोजर कुछ नहीं देता है और मैग्नेट्स के दौरान हम ये पता कर लेते हैं, 15 मिनट में रिपोर्ट आ जाती है जिसमें पता चलता है कि ब्रेस्ट में कोई खराबी है या नहीं।
जितना जल्दी आप ब्रेस्ट के प्रॉब्लम्स को पकड़ेंगे उतना जल्दी आपका ब्रेस्ट का इलाज होगा, और उतना स्प्रेड अगर कम होगा बॉडी में तो उतनी आपकी लाइफ स्पैन बढ़ी रहेगी। तो ये हो गया बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन ब्रेस्ट डिसीजेस के बारे में। अब हम चलते हैं यूट्रस की तरफ, और यहाँ पर देखते हैं कि ये जो थैली का मुंह है, सर्विक्स है, इसका कर्क रोग बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में मैंने बताया आपको कि फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, कि फैमिली में अगर किसी को हो, मगर ये कैंसर ऐसा है कि जहां फैमिली हिस्ट्री कोई मायने नहीं रखती है। तो ये कैंसर कैसे होता है? ये कैंसर होता है इन्फेक्शन से। तो आपकी पहली आयु जब आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो, आपके नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स जब आपके पार्टनर्स चेंज होते हैं, तो फिर आपका हाइजीन लेवल, फिर आप अगर स्मोकिंग का सेवन करते हो, तो ये सब चीजें या आपकी इम्यूनिटी, ये सब चीजें अफेक्ट करती है सर्विक्स को। क्योंकि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो आपके पहले शारीरिक संबंध से इंट्रोड्यूस हो जाता है, या हर नए पुरुष के साथ संबंध आने के बाद जो हाँ इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो अपनी बॉडी काफी सारी मात्रा में वो एचपीवी या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को अबॉर्ट कर देती है, मगर जो बचे हुए स्ट्रेन्स होते हैं वो यहाँ पर चिपके हुए रहते हैं, और सालों साल धीरे 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 करके ये आपके सर्विक्स में खराबी लाकर एक 20-25 साल के बाद में, जैसे अगर किसी लड़की के यहाँ कोई अर्ली रोग लग जाता है, तो वो 45 या 55 या 60 साल में पूरी तरह से फुल ब्लोन सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, और क्योंकि इसकी मात्रा इतनी हाई है, हमारी पूरी हेल्थ अथॉरिटीज ने पूरी दुनिया में ये बताया है कि हर लड़की ने 9 से 45 साल तक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। और ये 3 डोसेस में पाया जाता है। 0 मंथ यानी जिस दिन वो लेगी, फिर 2 महीने बाद, और फिर 6 महीने बाद। कभी कभी ऐसे होता है कि मेरे पास कोई पेशेंट्स आते हैं, कहते डॉक्टर मेरी बेटी तो यूनिवर्सिटी जा रही है परदेश, तो क्या मैं मेरी बेटी को ये वैक्सीन 0 यानी आज और फिर 1.5 महीने में और 2 महीने में दे सकती हूँ? नहीं, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए ये डिस्टेंस जो है वैक्सीन का वो पालना बहुत जरूरी है। फिर दूसरा सवाल आता है कि डॉक्टर मैंने तो एक वैक्सीन ले लिया है, अब मैं गर्भवती हूँ तो मैं क्या करूँ? तो मैं कहती हूँ ठीक है, आपकी डिलीवरी हो जाने दीजिए, फिर बाद में आपके लैक्टेशन पीरियड में आप अपना दूसरा और तीसरा डोज ले सकते हो। आपको वापस पूरे 3 डोजेस लेने की जरूरत नहीं है। ये वैक्सीन लेने से आपको बहुत अच्छी तरह से सर्वाइकल प्रोटेक्शन मिलता है। ये कहीं तो मुझे पता नहीं क्यों मैं सुनती हूँ कि वो 25 साल के बाद या 27 साल के बाद ये वैक्सीन काम नहीं करता है। ऐसे नहीं है। हर लड़की जो 9 से 45 साल के बीच में है, उसने ये वैक्सीन लेना उचित है, और ये इनके लिए इसकी इंसिडेंस, सर्वाइकल कैंसर की इंसिडेंस कम कराता है। हम ये क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पीडियाट्रिक वैक्सीन यानी 9 इयर्स की उम्र से, ताकि पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले अगर ये लड़कियों को ये वैक्सीन मिलता है तो उनको ऑलमोस्ट 100% प्रोटेक्शन सर्वाइकल कैंसर से मिल सकता है। जो भी लड़की के शारीरिक संबंध आकर 1 साल हुआ हो, उसने पैप्समियर की जांच करना बहुत जरूरी है, या अभी हम बोलते हैं लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, यानी यहाँ से हम थोड़ा सा फ्लूइड निकाल के चेक करते हैं। तो हर लड़की या हर औरत जिसके शारीरिक संबंध आकर 1 साल हुए हो, उन्होंने ये सर्वाइकल साइटोलॉजी टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है, जिसमें से पता चलता है कि इसमें कोई खराबी है या नहीं। तो अभी हमने 2 कैंसर्स के बारे में बात की, एक तो ब्रेस्ट और एक है सर्विक्स। ब्रेस्ट के लिए हमने कहा सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और मैमोग्राफी और सोनोमैमोग्राफी, वैसे ही हमने सर्विक्स के लिए कहा कि आपने पैप्समियर या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी करना जरूरी है। अब तीसरा कैंसर है, वो है ओवरीज का। ये जो है ये बहुत बहुत ट्रेचरस है या बहुत धोखेबाज कैंसर है। क्यों? क्योंकि ये सोचिए कि ये ओवरीज जो है जैसे 2 छोटे काजू एक शॉपिंग बैग में रखे हुए हैं। अब ये काजू अगर ये नींबू के साइज के या नींबू से लेकर टमाटर के साइज के या टमाटर से लेकर खरबूजे के साइज के भी बन जाते हैं, तो ये पेट में इतना ज्यादा कुछ डिस्टर्ब नहीं करते। तो औरत बोलती है कि हाँ मुझे थोड़ा सा पेट में ऐसे लगता है फूला फूला, मगर इतनी तकलीफ नहीं होती है। और मेन प्रॉब्लम क्या है कि जब ये कैंसर पेट में पानी भर देता है यानी स्टेज 3 पे पहुंचता है, तब औरतों को ये समझ में आता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अगर ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो औरत कहेगी कि मुझे कुछ लंप लगता है, या मेरा स्किन जैसे संतरे के स्किन का बन गया है, या मुझे डिस्चार्ज है, या मुझे गांठ है, या
यहाँ पर अगर तकलीफ हो तो औरत कहेगी कि मुझे सफेद पानी का डिस्चार्ज है, या मुझे संबंध आने के बाद ब्लीडिंग होता है, वो पीरियड ना हो के संबंध अगर कल रात को आए हो तो मुझे दूसरे दिन ब्लीडिंग नजर आता है। मगर ओवरी का प्रॉब्लम ये है कि कोई प्रेजेंटिंग सिम्टम नहीं होता है, और इसलिए हम कहते हैं कि हर औरत ने 35 साल के बाद सोनोग्राफी से जांच करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर कोई छोटा सा सिस्ट नजर आता है तो घबराइए मत। अगर सोनोलॉजिस्ट कहते हैं कि क्लियर सिस्ट है तो आप 4 हफ्ते में चेक कर लीजिए, या पीरियड आने के बाद चेक कर लीजिए, ये सिस्ट निकल जाएगा। मगर अगर इसमें कोई सॉलिड एलिमेंट आते हैं, जो मैं बहुत डिटेल में, मेरी जो अगली वीडियोस आएंगी उसमें मैं आपको हर चीज की ओवेरियन सिस्ट के बारे में डिटेल बताने वाली हूँ, किस तरह से उसकी जांच होनी चाहिए, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मगर इतना ध्यान में रखिए कि 35 साल के बाद हर साल एक सोनोग्राफी करके अपनी ओवरीज की जांच जरूर करवाइए। अब हम चलते हैं लास्ट, यानी कि यूट्रस के बॉडी का कैंसर। यूट्रस की बॉडी का कैंसर यूजुअली होता है पीरियड्स जाने के टाइम पर, यानी पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज में। तो मैं हर उस औरत को कहती हूँ कि जिसको बहुत अबनॉर्मल ब्लीडिंग हो, जिसका यूट्रस का लाइनिंग बहुत मोटापा दिखाई दे रहा हो सोनोग्राफी में, उसने तुरंत डीएनसी हिस्ट्रोस्कोपी यानी यूट्रस के अंदर देखकर जांच करना बहुत जरूरी है कि इसमें कोई खराबी है या नहीं। ये ध्यान में रहे कि पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, जो औरतें जिनका पीरियड जाकर 8-10 साल हो चुके हो और कहते हैं कि कोई लड़की मेरे पास आती है और कहती है कि डॉक्टर मेरी मम्मी की तो पीरियड खत्म होकर ऑलरेडी 10 साल हो गए, सुबह उठकर उन्होंने देखा कि गाउन पे उनके ब्लीडिंग आया है। तो ये जो चीज है इसको इग्नोर नहीं करना, ये नहीं सोचना है कि ओ मैं अभी 3 हफ्ते और रुक के देखती हूँ मम्मी को ब्लीडिंग होता है नहीं। तुरंत आपने जाकर अपने डॉक्टर से जांच कराना है कि यूट्रस की लाइनिंग में कोई खराबी है या नहीं। ये ध्यान में रहे कि जो भी औरतों को हाइपरटेंशन, ओबेसिटी या डायबिटीज, या ये तीनों चीजों में से अगर 2 भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनको ये लाइनिंग की थिकनिंग बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब सोचिए कि मेरे पास ज्यादा फैब्रिक है तो वो फोल्ड में गिरेगा, ज्यादा गिरेगा, फोल्ड हो जाते हैं। सिमिलरली अगर ये लाइनिंग मोटी ज्यादा हो जाती है तो इसमें पॉलिप्स या फोल्ड्स आ जाते हैं, और इसमें जो खराबी आती है ये तुरंत जांचने की बहुत जरूरत है। तो आज मैंने आपको डिफरेंट कर्क रोगों के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया है। अब और जैसे जैसे मेरे वीडियोस आएंगे, अलग अलग औरतों की जो परेशानियां होती है वो हम आपके लिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा यही इंटेंशन है कि मैं आपको जैसे भी हो, जो भी लैंग्वेज में, थोड़ा थोड़ा, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है मगर मैं जैसे भी हो सके आप तक मेरी ये संदेश पहुंचाते रहो। इसके साथ में हम जल्द मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में। नमस्ते।